यस मैम। मैम आज कोई क्विज तो नहीं है ना? नहीं, आज क्विज नहीं है, लेकिन क्लास पार्टिसिपेशन आपकी है। तो मैं जिसका नाम लेके क्वेश्चन पूछती जाऊंगी ड्यूरिंग द लेसन, यू हैव टू आंसर, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लास एक्टिविटी, जो मार्क्स हमारे वहाँ पे जाते हैं पोर्टल पे। तो उस तरह से हम करेंगे ये। मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, वो हमारे लेसन में से ही क्वेश्चंस होंगे, कोई अलग से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। सो बी अटेंटिव। एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की जो है वो ए और बी मैंने आपको दी थी। लास्ट टाइम हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने सीखना है अभी। जो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीन की कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली थी। सो हम लोग अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। ये हम मीन कर रहे थे, एंड मीन फॉर ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन। ये अनग्रुप्ड के लिए जो आपने मीन का ये फॉर्मूला यूज किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है सबके लिए? यानी सही है, समझ आ गया था? यू नीड टू ऐड अ कॉलम इन द टेबल। आपको एक्स ऑब्जर्वेशंस हमारी डेटा ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो गिवन होती हैं। फिर सेकेंडली आपको फ्रीक्वेंसीज के कॉलम में ये चीज बताई जाती है कि 36 टाइम्स डेटा में मौजूद है। फ्रीक्वेंसी कॉलम आपने याद रखना, ये नंबर ऑफ अकरेंसेज हमें बता रहा होता है। सो 3 हमारे पास 15 टाइम्स डेटा में लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। यू नीड टू क्रिएट दिस कॉलम। XI FI जो कॉलम है ये आपने खुद से क्रिएट करना है। फिर आपने एंड पर ये फ्रीक्वेंसीज के कॉलम का जो टोटल है ये आपको क्या बता रहा होता है, क्या इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है यहाँ से आपको? सुलेमान फारूक हैं हमारे साथ, मलिक मोहम्मद तैयब एंड वकार नजीर। यस मैम। वकार, आप मुझे बताइए कि ये जो हमारा ये टेबल मैंने आपको दिखाया कि 2 मेरे पास डेटा में 48 टाइम्स मौजूद है। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखो कि मेरे डेटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो वो मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ? इस टेबल में, इस डेटा में मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जी वकार, वकार ने आंसर नहीं दिया है अभी तक। अमार नदीम है? सैयद मशहूद बुखारी हैं? यस मैम। आप मुझे बताइए, ये आपको टेबल नजर आ रहा है ना यहाँ पे? नो मैम, वो स्क्रीन ब्लर आ रही है। अब आ रहा है मैम। ये मैंने इस टेबल को यूँ जो है ना वो सिलेक्ट भी किया है। आप मुझे देखकर बताइए कि 0 मेरे पास 36 टाइम्स डेटा में लिखा हुआ है, 194 टाइम्स। मेरे डेटा में टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? मैम ये नीचे लिखा था, सिग्मा 204। आई थिंक से ये इसका वेरी सम गुड, है। एक्सीलेंट। सो मेरे डेटा में टोटल 204 ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये वाला जो हम कॉलम क्रिएट करते हैं, ये मेरे पास कॉलम इसलिए मैं क्रिएट करती हूँ ताकि मैं अपनी वैल्यूज का सम जो है वो ले सकूँ। अगर 194 टाइम्स लिखा हुआ था और मैं उसको ऐड करूँगी तो आई विल गेट 94 आंसर। सो इसी तरह से जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सैयद मशहूर मैम ये बुखारी है। लास्ट लाइन, मैम जरा लास्ट लाइन रिपीट कर देंगे प्लीज। लास्ट मैंने आपको ये बात कही है कि हमारे पास
ये वाला जो कॉलम होता है ना XI कॉलम, इस कॉलम को क्रिएट करने का ये मकसद होता है कि मेरे डेटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस मौजूद है ना, मैं उन सब का सम ले सकूं, कि उन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके मेरे पास आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कॉलम क्रिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके न्यूमरेटर में मुझे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रखनी होती है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितनी ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड किया था। सो इस डेटा के लिए हमारे पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वी आर गेटिंग 284 और 204 टोटल ऑब्जर्वेशंस थी। तो हमने जब ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो 1.39 इज द एवरेज, इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि जब मेरे पास ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन होती है, यानी मेरे पास ग्रुप मौजूद है, क्लास बाउंड्रीज हमने कैलकुलेट की हुई है, फिर हर ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मुझे फ्रीक्वेंसी के कॉलम से पता चल जाता है। जी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटे आपको क्यों डिस्टॉर्शन आ रही है? अभी तो मैंने एक क्लास पहले भी ली है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और ना हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। सबको डिस्टॉर्शन आ रही है? नो मैम। ठीक है। आपको अगर यूँ फील होता है ना कि आपके पास डिस्टॉर्शन थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप रीज्वाइन कर लें। एक मिनट बाद रीज्वाइन करें, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉर्ट आउट हो जाता है। कि स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही हो या वॉइस डिस्टॉर्टेड हो, तो रीज्वाइन करने से कुछ हद तक ये सॉर्ट आउट हो जाता है। सो आप रीज्वाइन कर लें, कोई बात नहीं। हम लोग अब आज सीखेंगे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास हो तो हम अरिथमेटिक मीन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ड्यूरिंग द लेसन अगेन क्वेश्चन करती जाऊंगी, तो जिसका मैं नाम लूँ वो प्लीज़ मुझे आंसर ज़रूर देना आपने। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह से ग्रुप्ड हो, जिस तरह ये दिया हुआ है ना, ग्रुप्स दिए हुए आप हमें, या फिर अनग्रुप्ड हो, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया था। अभी ये जो हमने ये क्वेश्चन किया है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही था, लेकिन यहाँ पर एक्स वेरिएबल की ग्रुपिंग नहीं हुई हुई है, तो हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। सो इफ वी आर प्रोवाइडेड विद द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो सबसे पहला स्टेप होता है चेक करना कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं है। अगर तो क्लास बाउंड्रीज नहीं है ना, तो आपने क्लास बाउंड्रीज खुद क्रिएट करनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, क्लास बाउंड्रीज क्रिएट हो गई हमारी। सेकंड स्टेप इज कि फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास गिवन है उनको आप यहाँ पर मेंशन कर दें। थर्ड स्टेप में आपने हर ग्रुप की एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 42 इन्होंने लिखा हुआ है और इसको इन्होंने मिड क्लास वैल्यू कहा हुआ। इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, मैं इस ग्रुप का यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगी। इस ग्रुप के लिए आपने क्या करना है कि उस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री, अपर का मतलब होता है उस ग्रुप की लार्जर ऑब्जर्वेशन और उस ग्रुप की स्मॉलर ऑब्जर्वेशन, लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्रीज दोनों को ऐड कर देना है, और दोनों को ऐड करने के बाद आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप आप देखिए, मेरे पास पहले ग्रुप के लिए लोअर क्लास बाउंड्री क्या लिखी हुई है? 39.5। वेरी गुड। सो इसमें मैं ऐड करूंगी अपर क्लास बाउंड्री 44.5। जरा ऐड करके बताइए आपको क्या आंसर मिल रहा है। ऐड करें और 2 पर डिवाइड करें। 84 84 डिवाइडेड बाय 2 होगा। वेरी गुड 42 ये जो आपको एक्सीलेंट ये जो आपको 42 आंसर मिल रहा है ना, यू नीड टू राइट इन दिस कॉलम। इस कॉलम का नाम हमने मिड क्लास वैल्यूज रखा हुआ है कि हम हर ग्रुप का सेंटर जो है ना मिड, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 42 इज द एवरेज या मिड क्लास वैल्यू आपने कहना है, वो आपने लिख दी है। अब आप ये नेक्स्ट ने 47 लिखा हुआ है, आप जरा इसको खुद कैलकुलेट करके देखें। 44.5
प्लस 49.5 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 47 आंसर आ रहा है। जी मैम 94 डिवाइडेड बाय 2 47 47 आ रहा है। एक्सेलेंट। इसी तरह थर्ड ग्रुप के लिए आपने कैलकुलेट करना है तो 52 आंसर मिलेगा। ठीक है, अब कॉलम हम लास्ट में, इस कॉलम का नाम हमने एक्स रख देना है। ये क्लास बाउंड्रीज थी, ये भी डेटा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन फॉर्मूला में मैं नहीं इसको रख सकती हूँ, मुझे एक्स कॉलम खुद क्रिएट करना था और वो हमने कर लिया और सीख भी लिया कि कैसे क्रिएट करना है। अब आपने क्या करना है, इसका नाम एक्स रख देना है और इस एक्स को आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाना। यानी ये जो 42 यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसका मतलब है 42 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इस ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की जो मिड वैल्यू है ना, वो 47 है। तो आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाइड बाय 7। एक्सीलेंट, 29, यस मैम। वेरी गुड वकार। अब आप नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड। 12 मल्टीप्लाइड बाय 52 इज 624। 624। एक्सीलेंट। सो दिस कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कॉलम हम उसी सूरत बना सकते हैं जब आप हर ग्रुप की मिड क्लास वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये लास्ट में इस कॉलम का सम करना है, यानी कि 42 प्लस 329 प्लस 624 प्लस 1368 प्लस 798 प्लस 938, फिर 360 ऐड करें और फिर 231 ऐड कर दें आप। Add all these observations, so you will get this answer. ये आंसर आपको मिलेगा। अब फॉर्मूला अगर आप नोटिस करें ना, तो एक्स बार का फॉर्मूला वही है हमारे पास कि यहाँ पर आपने एक्स आई एफ आई कर देना है और यहाँ पर आपने टोटल ऑब्जर्वेशंस ले लेनी है। यहाँ पर आपके पास 5690 है और टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? टोटल ऑब्जर्वेशन 95 एक्सीलेंट, वेरी मैम गुड। ये जरा लास्ट कॉलम का एक बार बता देंगी कि आपने मल्टीप्लाई किया है मिड क्लास वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से। एग्जैक्टली, मैंने मिड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई किया है। 42 मल्टीप्लाइड बाय 1, 47 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ पर नाम देखिए इसका XI लिखा हुआ है। सो व्हेनेवर द साइन इज नॉट गिवन तो हम मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर रहे होते हैं। सो आपने एक्स कॉलम की रिस्पेक्टिव वैल्यूज को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करके अपनी अपनी जगह पर लिख देना है एंड देन यू हैव टू ऐड। जब आप ऐड कर लेंगे, इसको डिवाइड करके देखिए क्या आंसर मिल रहा है आपको। 5690 डिवाइडेड बाय 95, 59.8। वेरी गुड। यस मैम 59.89। वेरी क्लास गुड। विड्थ हमने जो पहले निकाली थी उसमें और ये मिड क्लास वैल्यू में क्या डिफरेंस है? लाइबा ने हमसे क्वेश्चन पूछे। लाइबा, जो क्लास विड्थ होती है ना, वो मुझे बता रही होती है कि क्लास ब्रॉडर कितनी है ना, स्टार्ट कहाँ से हो रही थी और एंड जहाँ पर हो रही है ना, वो उसकी विड्थ मुझे बतानी है। उसको मैंने आपको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल मेरी मेजरिंग टेप जो है ना, वो टूट गई है स्टार्ट से और यहाँ से 11 से वो स्टार्ट हो रही है और मैंने कोई भी एक स्पेसिफिक लेंथ थी उसको मेजर किया, तो मेरा यहाँ पर फाइनल लिखा हुआ आंसर 19.5 मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मेरी मेजरिंग टेप 11 से स्टार्ट हो रही थी। तो अब आप जिस चीज को मैंने मेजर किया उसकी लेंथ क्या है, क्या कहेंगे? 19.5 है। यस मैम। मैम माइनस कर देंगे 19.5 से 11। यस मैम। एक्सीलेंट। 19.5 में से मैं 11 को माइनस करके अपनी जो भी ये मैंने पेंसिल रखी हुई थी या जो भी चीज रखी हुई थी ना, मैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस करूंगी, क्योंकि शो तो 19.5 हो रहा है लेकिन मेरा स्केल तो 11 से स्टार्ट हुआ था ना। सो मैं यहाँ पर चेक करूंगी, दिस इज 8.5 है मेरी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ जिसको मैं मेजर कर रही थी। यू गॉट दिस पॉइंट लाइबा? यस मैम।
सो मेरा ग्रुप अगर 44.5 से स्टार्ट होके 49.5 पे खत्म हो गया था, तो मैं अपने ग्रुप की लेंथ एक्चुअली देख रही हूँ, वाइडर देख रही हूँ, मेरा ग्रुप वाइडर कितना है, उसकी विड्थ मेजर करते हैं हम। सो 49.5 मुझे लास्ट पे नजर आ रहा है, लेकिन स्टार्ट तो 44.5 से ही हुआ था ना, तो मेरे ग्रुप की विड्थ मालूम करते हुए हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन जो मिड वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें आपने इन दोनों को ऐड करना होता है और 2 पर डिवाइड कर देना। एक्चुअली इन दोनों पॉइंट के सेंटर को आप चेक करना चाहते हैं। सो सेंटर पे पहुंचने के लिए आप 11 प्लस 19.5 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। समटाइम्स होता है अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इस तरह कंफ्यूजिंग लगे तो एक दफ़ा ड्रॉ करके अगर आप उसको समझें तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है हमें। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सिर्फ और सिर्फ आपको हर ग्रुप का जो मिड वैल्यू होगी ना वो कैलकुलेट करनी होगी। और मिड वैल्यू का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर जरा मुझे बताइए। नंबर में टोटल नंबर में वन कर दे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। फैसल, अहमद रजा और लाइबा हमें बता रहे हैं कि हमने लोअर जो बाउंड्री होती है उसमें अपर बाउंड्री को ऐड करना है और 2 पर हमने डिवाइड कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैम सहरिश, लाइबा नहीं। सहरिश, गुड। लाइबा ने भी हमें पहले बता दिया था, पहले पूछा भी था बल्कि उन्होंने हमसे। क्वेश्चन डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है, द हाइट ऑफ अ सैंपल ऑफ 80 फीमेल स्टूडेंट्स आर समराइज्ड बाय द इक्वेशन। उन्होंने ये इक्वेशन आपको दे दी है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट। तो एवरेज हाइट आपने बतानी है, ऑन द एवरेज एक स्टूडेंट की क्या हाइट थी। आपके पास x माइनस 160 to 40 है और आपने ये याद रखना है कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास 80 स्टूडेंट्स की है। मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ इसको, ये बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि सेम पैरामीटर पे क्वेश्चन होगा, फिर वो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके बताना है, ये मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ पर हम आते हैं तो 80 स्टूडेंट्स के लिए मुझे उसने ये इंफॉर्मेशन बता दी है, यानी मैं यहाँ पर 80 लिख दूंगी कि 80 ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड किया होगा। तो 80 स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन में ये आंसर उसने बता दिया 240 है। सही हो गया। अब हमें वो पूछना चाह रहा है कि x बार जो है ना वो कैलकुलेट करके बता दें हमें कि क्या होगा। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो सम है ना उसको अप्लाई कर दें इस पर भी और इसी सम को अप्लाई कर दें इस पर भी। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है ना जिस तरह अगर 2 लिखा हो और यहाँ पर a प्लस बी हो, तो मैं क्या करती हूँ 2a कर देती हूँ और फिर प्लस 2b कर देते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये सम अप्लाई हो, अभी मैं समझा रही हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है उन्होंने इस तरह से हमें लिख के दिखाया हुआ है, ये इक्वेशन बताई है उन्होंने। The height x centimeter of a sample of 80 female students are summarized by the equation sum x minus 160 is equal to 240। ये इक्वेशन उन्होंने बता दिया आपको। Find the mean height of a female student। आपने फीमेल स्टूडेंट्स की जो x डेटा इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसकी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, यानी x बार कैलकुलेट करके आपने बताना है। मेरे पास ये चीज गिवन है, 80 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो जाहिर है सम हम 80 पर अप्लाई करेंगे ना। जी मैम। मैं आपको सिर्फ ये समझा रही थी कि जिस तरह हम 2 और फिर ब्रैकेट्स में a प्लस बी लिखा हो तो इसका मतलब है कि 2a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम पैरामीटर्स पर यहाँ पर अगर आप आए तो सम x पे भी अप्लाई हो रहा है और यही वाला सम जो है ना वो 160 पे भी अप्लाई हो रहा है। अल्टीमेटली आपने याद रखना है कि मैं ये आंसर लेना चाहती हूँ x बार का, एंड इज इक्वल टू 240, तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सलमान तारिक हमें आप बताइए कि अगर 160
को मैं 80 टाइम्स लिख दूं और फिर मैं ऐड करना चाहूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? कैसे कैलकुलेट करूं? 160 मैम मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर देंगे। जी मैम। गुड, हम मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाए, मैं 80 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 160 से तो ये बात सेम हो जाएगी ना कि मैंने 160 को 80 टाइम्स लिखा और फिर ऐड कर दिया। जी मैम। यस मैम। वेरी गुड, सो आई एम गेटिंग आंसर हियर। क्या आंसर आता है? 16 तो मल्टीप्लाई करें तो 12,800 आंसर आता है। 1208 12,800 1,2800 ओके गुड, 1,2800 नहीं मैम 12,800 आंसर आता है। 12,800 एग्जैक्टली, यहाँ पर ये आ जाएंगे। सही है, ऐसे लिखेंगे। ये 240 आ गए यहाँ पर। अब मुझे बताइए, यहाँ से मैं सम एक्स को कैलकुलेट करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? हाँ, 80 पुट कर देंगे x की जगह, 80x। ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है ना मैम 80 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर x के साथ, कि नहीं? 80x हो जाएगा। नहीं, आप सिर्फ इस इक्वेशन को गौर से देखें। मैं अगर यहाँ पर इस चीज को कैलकुलेट करना चाहती हूँ, इसको इधर ले आए ना इक्वालिटी के। मैम इसको तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे ना, प्लस। वेरी गुड, और अब मुझे सम एक्स मिल जाएगा। सम एक्स का क्या आंसर मिला मुझे? 40 यहाँ ऐड हो 13,040 यही आई थिंक। 13,040 मैम। 13,040 ये आंसर आ गया। अब 80 लोगों की इंफॉर्मेशन जो थी ना, उसको जब मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर 13040 मिला। बताइए एवरेज कैसे कैलकुलेट करें एक्स बार? इसको डिवाइड कर देंगे टोटल लोगों से। डिवाइड कर दें मैम 80 पर डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, इसको 80 पर डिवाइड कर दें। अब बताइए क्या आंसर बना? 163 163। वेरी गुड, 163 13040 डिवाइडेड बाय 80, 163 हमें आंसर मिल गया। एंड दिस इज द एवरेज, यही मीन है जिसको हम ढूंढ रहे थे। सो 163 हमें आंसर मिल जाता। ठीक है, यूं इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक्स बार का फॉर्मूला इन्होंने यूज किया कि हमें जो चीज भी गिवन हो आपने उसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, आप इसको इसी तरीके से समझ लें जैसे मैंने यहाँ पर। इसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम आई ना समझने में? को 80 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? नो मैम इजी है। क्या किया? 80 को मैम आपने x को 80 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उसके ऊपर ये सम अप्लाई हुआ है, वो एज इट इज साथ ही लिखा हुआ है। कांस्टेंट के ऊपर हम सम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप लोगों को मैं रिकॉल करवाती हूँ। आपको उसने लिमिट दिया ना 80 की, अपर लिमिट जो भी है उसने वो 80 दिया है, वो आपको उसने 160 पे भी दिया और x पे भी दिया, तो आप x पे भी तो वही लिमिट अप्लाई करेंगी ना? हाँ, मैं x पे यही, और मैंने उसको लिखा रहने दिया, लेकिन मुझे x पता ही नहीं है ना कि x है क्या, तो मैं किन चीजों को 80 टाइम्स ऐड करूँ? तो बस मुझे इतना पड़ा है कि जब ऐड करेंगे तो एंड में इक्वेट करके आ जाएगा ना आंसर, जैसे हमने अभी किया है। ऐसा ही है। x1 इसका ये मतलब है x2 प्लस x80, इसका ये मतलब है। मैं अगर इसको ओपन करके लिखूं तो मैं यूं लिख सकती हूँ। आप xi को बेशक 80 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो 80xi हो जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी। आप मुझे ये बात बताएं कि x1 अगर मेरे पास 42 है तो क्या x2 भी 42 ही है?
42 नहीं होगा, लेकिन तो कुछ भी उसमें हो आपको सकता है कोई ना, नंबर तो होगा ना मैम। कोई मैम नंबर कोई तो होगा, लेकिन वो कोई नंबर डिफरेंट होगा ना, वही चीज तो मुझे नहीं पता है। हम हर नंबर को पता भी नहीं करवाना चाहते हैं, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके क्या। लेकिन इसके उलट आप यहाँ पर आकर देखें ना, तो ये चीज मुझे बता रही है कि 100 को 80 टाइम्स लिखें, तो ये एक कांस्टेंट है। ये जो चीज है ना, ये कांस्टेंट है। इसको जब मैं 80 टाइम, यहाँ पर जब मैं इसको 80 टाइम लिखने लगी थी, तो दैट वाज लाइक x1 प्लस x2 अप टिल x80। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही चीज को 80 टाइम्स लिखना है, तो इसका मतलब है कि आप उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये मैं 100 100 इसको मैं 80 टाइम्स लिखूंगी और फिर मैं इसको ऐड करूंगी, तो वो आई कैन गेट द आंसर कि 80 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है ना, जिस तरह अगर मैं यहाँ a लिखूं, फिर a लिखूं और फिर a लिखूं, मैं आपसे कहूँ कि ये ऐड करके बता दें। a इज अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा, वेरिएबल नहीं है वो। लेकिन x तो वेरिएबल है ना, x कभी कुछ वैल्यू लेगा और कभी कुछ वैल्यू लेगा, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। किसी की क्या हाइट होगी और किसी की क्या हाइट होगी, लेकिन मैंने 80 रीडिंग्स ली नहीं है, वो वेरिएबल है। वो कभी क्या आंसर मिल रहा था मुझे और कभी क्या आंसर मिल रहा था। लेकिन ये चीज तो सेम है ना, 100 को 80 टाइम्स लिखकर, जिस तरह मैं a को 3 टाइम्स लिखूं तो मुझे 3a आंसर मिलेगा। तो इसी तरह जब आप 100 को 80 टाइम्स लिखेंगे तो आप 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम बात है। ये बात समझ आई है? जी मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। मैं ये चीज जो है ना यहाँ पर आपको टीम्स पे यहाँ हम इसको सेव कर लेते हैं अपने पास, ताकि लेटर ऑन आप इसको कंसल्ट कर सकें। सो मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 2B, यहाँ पर इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल आपने ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है और 8 स्टूडेंट्स की रीडिंग्स हैं, तो आपने 18 प्लस 2 प्लस 5 इन ऑब्जर्वेशंस का मीन तो कैलकुलेट हो जाएगा आपसे। यस मैम, इनको सम करके डिवाइडेड यस बाय 8 मैम। करना है ना? बिल्कुल सहरिश, ऐसे ही करना है। एक्सीलेंट। ओके मैम। दानियाल सलीम है हमारे साथ? दानियाल, एक मिनट, फिर जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, दानियाल नहीं है, एब्सेंट है। मैं एक दफा फिर ज्वाइनिंग ऑप्शन भेज देती हूँ। सो दानियाल नहीं है। सलमान तारिक हैं? यस मैम। सलमान, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 को नोटिस करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। इसका ए पार्ट पढ़िए। फाइंड x बार गिवन दैट सम I 1 to 20 है। यस और यानी यहाँ से मुझे पता चला कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल। यस। उनको ऐड करके आपको आंसर बता दिया 226। आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 226 divided by 20। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब बी पार्ट पर आइएगा। फाइंड y बार गिवन दैट सम I is equal to 1 to 12, yi minus 100 is equal to 66। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी। करके देखें जरा अपने पास पेपर में, आप सब लोग करें अपने पास पेपर पे जरा इसको। ठीक है मैम। मैम मैम ये स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, ये स्क्रीन, ये पता नहीं क्यों पेज खुद ब खुद क्लोज हो गया है। लेट मी ओपन। एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसको ओपन कर लूँ।
कहाँ पढ़ते हम एक्सरसाइज 2B। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। मैम 105.5। अच्छा ओके। और फिर स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताते भी जाइएगा कि आपने इसको अल्टीमेटली कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर आ जाइए। सो ये है मेरे पास सम ऑफ द 12 ऑब्जर्वेशंस, और वो क्या है, yi minus 100 is equal to 66. I need to extract y bar. तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, सम को अलग अलग अप्लाई कर दिया। यस मैम, सम अलग-अलग किया। दोनों को अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। एक्सीलेंट। अब इसका आंसर मुझे 12 को 100 से 1200 मल्टीप्लाई। एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट इज इक्वल टू 66। तो सम y आपको क्या मिलेगा, 1266। एक्सीलेंट। और पर मीन आप डिवाइडेड बाय 12 मैम। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एक्सीलेंट। 105 से 105.5। 105.5, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ ना, इसको मैं जब 12 से डिवाइड कर दूंगी यूँ, तो आई विल गेट द अरिथमेटिक मीन। ठीक हो गया, डन हो गया। सो वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स ऑन ईच पेज ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ बुक कंटेनिंग 182 पेजेस is summarized in the following table. So 0 मेरे पास यानी 144 पेजेस ऐसे थे जिनमें कोई भी मिसप्रिंट नहीं था। 1 मिसप्रिंट मुझे मिला। 24 पेजेस ऐसे थे जिनमें 1 मिसप्रिंट था। जी जी जी। अपनी साइड या पिक वाली ही साइड ओपन, कौन सी वाली? आपने विंडो पेन वाली ही ओपन की हुई है या साइड चेंज की आपने? नहीं, मैंने साइड तो कोई भी चेंज नहीं की है। मैं आपको आपने विंडो का ही पेंट का ही पेज ओपन किया हुआ है। हाँ जी, मैंने बुक ओपन की हुई है इस टाइम। ये बुक ओपन की हुई है। ये मेरी बुक पर अभी मैं क्लास ले रही थी ना, तो आपको ये एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही है। मैं ये इरेज कर देती हूँ। अभी आपकी लेसन से पहले ना एक और क्लास का लेसन था, तो ये मैंने वहां पर लिखा था। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फिर इरेज करते हुए ऐसा क्यों? एक सेकेंड, सॉरी, मैं ये बुक दोबारा ओपन कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ये इस तरह से। लेट मी ओपन द बुक। चलिए, मैंने ये बुक दोबारा से ओपन कर दी है। लाइबा या सहरिश, आप में से कोई कुछ कह रहा था, मैं आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। आप ये मुझे बात समझ आई कि आपने पूछा कि बुक का पेज ओपन किया हुआ है। आप क्या पूछना चाह रहे थे बच्चे? मैम जवेरिया पूछ रही थी आपसे। अच्छा ओके, जवेरिया। जी मैम पहले मुझे ना पेंट का ही विंडो नजर आ रही थी। ओहो, वो शायद मेरा इंटरनेट का कोई इशू था, इसलिए आप बुक से पढ़ा रही थी, मैंने इसलिए पूछा।
अच्छा अच्छा ओके, ऐसा जब हो ना आप नोटिस करें तो आप एक मरतबा रीज्वाइन कर लें, उससे आपकी अटेंडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको 1-2 मिनट लगेंगे, आप रीज्वाइन कर लें। सो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स हैं और नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो मुझे बताइए इनमें से फ्रीक्वेंसी क्या होगी और मेरा एक्स वेरिएबल क्या है। नंबर ऑफ Frequency, number of मिसप्रिंट्स एक्स pages. वेरिएबल है और पेजेस फ्रीक्वेंसी है। एक्सीलेंट, सो दिस इज माय वेरिएबल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो मैं मीन कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, वेरी गुड। मैं कौन सा यहाँ पर एक और कैलकुलेशन से प्रोसीड करूँ, यानी मुझे एक्स गिवन Middle है, value. मिडिल वैल्यू मुझे जरूरत है मिडिल वैल्यू की, किसकी मिडिल वैल्यू नहीं देना? मैम, एग्जाम अप्लाई नहीं करवाएंगे 6 into f। एक्सीलेंट, एक्सेप्ट करेंगे ना हम। वेरी गुड। हमें यूं जो है ना वो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनको, मल्टीप्लाई करेंगे हम, यस मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो 144 इज हियर, then 24 is here, 10, 2 and 2। So अब आप देखेंगे 0 1 44 टाइम्स भी लिखा हो ना अगर, तो मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। वेरी गुड। 20 is here, 3 2s are 6, 8। excellent, 58 टोटल मैम। 58, वेरी गुड। और यहाँ पर बताइए कि ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी? 182, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मीन बताइए क्या हम लेंगे? 58 divided by 182 वेरी which गुड, is 0.31। 0.318। वेरी गुड। ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0 पॉइंट, यस मैम, 0.318। वेरी गुड, दिस इज योर एवरेज। तो ये हमारा एवरेज का आंसर है एंड दीज आर एवरेज मिसप्रिंट्स पर पेज। ऑन द एवरेज 0.318 मिसप्रिंट पर पेज है। तो बहुत ही एक माइनर सी है ये, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं अगर ऐसा कोई एरर आता है तो। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो दिस इज इजियर क्वेश्चन, ये आपसे हो जाएगा ना? यस मैम। सेम है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आप आए तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्लासेस गिवन है या क्लास बाउंड्रीज गिवन है? क्लासेस है मैम, क्लास बाउंड्रीज। वेरी गुड। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद क्या करेंगे हम? मिड वैल्यू निकालेंगे, लोअर और प्लस अपर करके डिवाइडेड बाय 2। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एफ एक्स का कॉलम क्रिएट करेंगे और फिर बाकी फॉर्मूला सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में देख बताइए ये बाउंड्रीज हैं या क्लासेस हैं, क्या है ये? और मैं इसको कैसे? क्लास बाउंड्री। ये मैम। वेरी गुड। शफान यासिर हैं हमारे साथ? शफान, आप देख के मुझे बताइए कि ये जो लास्ट ग्रुप है ना मेरा, यहाँ लिख दिया ओवर 120, लेकिन मुझे इसको क्लोज करना है ना, क्योंकि मुझे फिर एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे क्लोज करूं? मैम पहले इसकी विड्थ निकालेंगे जिस तरह आपने मेथड बताया था। किसकी विड्थ? में इस वाली क्लास की विड्थ देखूं? यस मैम। यस मैम। बताइए इसकी विड्थ क्या है? मैम 15 into 2 हो जाएगा 30। एक्सीलेंट, 15 into 2 हो गया मेरे पास 30। तो इसका मतलब है मैं ये ग्रुप 120 से स्टार्ट तो कर रही हूँ, इसको क्लोज कहाँ करूंगी? 150। एक्सीलेंट, वेरी गुड शफान। आपने इस तरह से लास्ट ग्रुप की क्लोजिंग करके फिर हर ग्रुप के लिए एक्स कैलकुलेट करना होगा, उसका मिड पॉइंट जो होता है, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर आप आते हैं तो ये देखिए यहाँ बाउंड्रीज हमें बताई गई हैं या फिर ग्रुप सिर्फ बताए हैं? क्लासेस हैं ये। वेरी गुड। उन्होंने आपको बाउंड्रीज उन्होंने एक्सीलेंट, उन्होंने हमें बताया है कि बाउंड्रीज को खुद कैलकुलेट करें ए पार्ट में, एंड बी पार्ट में उन्होंने बताया है कि मीन एवरेज आपने कैलकुलेट करना है। सो ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का अलग से पूरा पार्ट है। क्लास बाउंड्रीज को क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आप सब लोग हेल्प करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखिए, ये है द प्राइस ऑफ अ CD इज डिनोटेड बाय $x। किसी एक CD की प्राइस को हम $x कह देंगे। फॉर 60 CDs bought in different stores, it is found that sum x minus 12 is equal to 53.40। ये जो इसने मुझे sum x minus 12 is equal to 53.40 बताया है, ये कितनी CDs की कहानी है? For how many CDs? ये मैम 60 की है। Excellent, very good. Calculate the mean price of these CDs। इसका मतलब है आपने यहाँ से इन CDs की एवरेज यानी कि x बार कैलकुलेट करना है इनके लिए। फिर वो कहते हैं कि the mean price of a further 40 CDs is found to be। नेक्स्ट एक और जगह से उन्होंने 40 CDs ली या उसी जगह से ली, उनकी ऑन द एवरेज उन्होंने $11.64 प्राइस को पे किया। फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द 100 CD। सो दैट मीन्स कि 60 की कहानी अलग है, 40 की कहानी अलग है, और आपने जो मीन बताना है वो 100 का बताना है। ये हमने कैलकुलेट, तो कुछ हिंट्स दें कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से लेकर आगे चलें। दिस इज योर क्वेश्चन। 40 वाली जो है उनकी मीन प्राइस दे नहीं दी इन्होंने, एवरेज जो आप कह रही 11. हाँ, वेरी गुड। 40 का तो हमारे पास एवरेज मौजूद है, 60 का लेकिन नहीं है। पहले बस 60 का पहले जी मैम। 60 का वो निकाल 40 वाला ऐड कर देंगे टोटल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सब लोग मेरे साथ इन 60 CDs की एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सो -12 और यहाँ पर मैं 60 लिखूंगी इज इक्वल टू 53.40। तो सम को हम अलग अलग कर देते हैं, x पे अलग मैं लिख दूं और ये 60 वाला सम मैं 12 पे अलग से कर दूं। अब क्या करें मैम? 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। वेरी गुड, यहाँ माइनस 720 आ जाएगा। 720 आंसर आएगा मैम। एक्सेलेंट। सो इसको हम करेंगे 12। वेरी गुड। 720 हमें यहाँ आंसर मिलेगा और ये सम x ही मैं लिखा रहने दूंगी, ये 60 ऑब्जर्वेशंस के लिए था। सो 53.40 में प्लस हो उसको ऐड कर दीजिए। मैम ये 720 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 720 यहाँ पर आ गया, एक्सीलेंट। सो अब मुझे सम x 73.40। अच्छा 773.40। वेरी गुड, 773.40। सो अब एवरेज मैं कैसे करूँ उनको? मैम 100 से डिवाइड कर देंगे। एक्सीलेंट, मैं 60 से डिवाइड करूंगी ना, 100 से करेंगे या 60? 60 मैम। 60 से करेंगे। बिल्कुल सही। सो आई एम गेटिंग हेयर 12.89। ठीक है, मैं यहाँ पर ना 60 लिख देती हूँ छोटा सा, बिल्कुल कि हमें याद रहे कि ये 60 ऑब्जर्वेशंस का मीन है। फिर दूसरी बात, उन्होंने हमें 40 CDs का मीन बता दिया था। 40 CDs का मीन उन्होंने हमें बताया है। मैम ये भी डॉलर में होगा? हाँ जी बिल्कुल, ये भी डॉलर्स में, ये भी डॉलर्स में, और आपका ये वाला आंसर भी यहाँ डॉलर्स में ही आएगा। ओके मैम। ठीक है, अब मुझे बताइए, मेरे पास अब 60 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज भी आ गया और 40 ऑब्जर्वेशंस का भी एवरेज आ गया। मैं 100 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कैसे कर देंगे? मैम इनको ऐड कर देंगे। 40 और 60 को। वेरी गुड। मैं ये नहीं यूं कर सकती हूँ कि x बार 100 लेने के लिए मैं x बार 40 प्लस x बार 60 बस ऐसे ही रहने दो मैम, फिर आगे ऐड कर दें। इसको भी, तो फिर हम एवरेज कर देना, क्योंकि ये दो चीजें अगर मैं ऐड कर रही हूँ और एवरेज ही मुझे लेनी है तो मैं फिर 2 से डिवाइड भी कर दूं। वेरी गुड। सो it's 12.89 here।
11.6। वेरी गुड। और डिवाइड कर दें हम 2 के साथ। 24.5 divided by 24.53 divided by 2. डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर मिलेगा? 12.265 12.265। 265। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमने मीन तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमने अपने अंदाजे से देखा कि हम चलो इस तरह से कर लें, लेकिन यहाँ पर ना हम एक मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक ये होती है कि ये जो मेरे पास मीन था ये 40 ऑब्जर्वेशंस का है और ये 60 ऑब्जर्वेशंस का मीन है, तो मैं दोनों को एक जैसा समझकर 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ये वैसे तो हमें लॉजिकली बात कुछ सही लगती है, लेकिन अरिथमेटिक मीन जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं ना, वो हमें कहते हैं कि आप इस तरह से ना कैलकुलेट करें। एवरेजेस की एवरेज दोबारा ना लें आप, वो हमें मना करते हैं इस तरह से। उसकी बैक एंड पे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है कि ये तो 40 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज थी और ये 60 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्योंकि डिफरेंट है ना, तो आप उनको एक जैसा ही समझ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये थोड़ी सी आप समझ लें कि काफी इसको गहराई में समझने की जरूरत है, लेकिन आप इतनी डिटेल में ना जाए। वेटेज की बात हो रही है ना, यानी आप 40 को भी वही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो 60 ऑब्जर्वेशंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे ना करें आप। एक को 2.5 से कर दें, एक को 1.5 वैसे मैम से इधर कर लिखा दें। भी ऐसे हुआ है, 100 के काउंट करनी है, 60 और 40 को ऐड कर देंगे, सिंपल सा। अब वो पता है क्या हमें वो ये सिखाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट करेंगे तो आइडियली आपका ये फॉर्मूला बनता है ना, तो यहाँ पर तो आप 100 ही रखें। अब मैं यहाँ 100 कैसे रख सकती हूँ? उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर भी सिर्फ सम ही यूज़ करूँ। 60 ऑब्जर्वेशंस का सम यहाँ रख लूँ और 40 ऑब्जर्वेशंस का सम यहाँ पर रख लूँ। दिस इज द करेक्ट वे। करेक्ट वे ये है। तो आप लोगों के साथ मैंने वो इसलिए किया था कि आप आंसर में डिफरेंस देखना कि आंसर में डिफरेंस क्या आता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर 60 ऑब्जर्वेशंस का मीन 11.64, सम क्या था आपको याद है? मैंने इरेज कर दिया यहाँ से। हमारे पास सम क्या था? 24.5। नहीं, सम बताना है आपने। 60 से डिवाइड करने से पहले जो आंसर था 773.4। 773.4। वेरी गुड। और यहाँ पर मैं 40 ऑब्जर्वेशंस का सम कैसे लूँ? मुझे तो उसने सिर्फ ये मीन बताया हुआ है, क्या मैं सम ले सकती हूँ? मैम हमने ये किया था ना, तो मैं सम एक्स बाय, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम तो ले सकते हैं। तो आप 11.64 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर बताइए। 465.6। 465.6। वेरी गुड। सो अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करें। 773.40 प्लस 465.60। 1239। 1239 डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप यहाँ पर आंसर देखते हैं तो आपको 12.39 मिलेगा। दिस इज द एक्यूरेट एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। अगर आप नोटिस करें ना तो आपके आंसर्स में डिफरेंस है। ये वाला आंसर आपको 12.265 मिला था और ये 12.39 है ना। लेकिन जब हमारे पास डेटा बड़ा होता चला जाता है ना, तो हम, यानी मेरे पास 6-7 ग्रुप्स हैं, मेरे पास उन 6-7 ग्रुप्स के अलग अलग मीन्स आए हैं। अब उन मीन्स को मैंने कंबाइन करना होगा ना, तो मैं मीन्स को ऐड करके उनकी एवरेज मुझे नहीं लेनी चाहिए। गॉट दिस पॉइंट? यानी मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मैं इधर दूसरी जगह पर कि अगर मेरे पास इस तरह से जो पॉइंट के आगे जो नंबर होते हैं
वो कैलकुलेटर के हेल्प से अगर चेंज हो जाए तो गलत होता है आंसर? नहीं नहीं, वो गलत नहीं होता, लेकिन तरीका देखा जाएगा ना, प्रोसीजर देखा जाएगा। जी मैम, मैं इधर अगर मैं देखें मोस्ट प्रोसीजर के अलावा यहाँ 6.5 था तो वहाँ 3.9 था, 39 था, 0.39, यहाँ 0.65। आपको ये 1239 नहीं आ रहा? ये मैंने स्टार बनाया यस मैम, व्हाट्सएप जी जी, ये 12.39, यहाँ 12.26। लेकिन ये तरीका गलत है। ये वाला जो तरीका था ना, मैं इसके ऊपर रेड कलर का यूं बड़ा सा बना मैम रही हूँ। अगर यहाँ एमसीक्यूज हो, हाँ, तो एमसीक्यूज में अगर एमसीक्यू इस वाले क्वेश्चन का एमसीक्यू नहीं आ सकता। अगर एमसीक्यू आया ना तो फिर उसमें ये वाली चीज लिखी जाएगी कि ये वाली चीज सही है या फिर ये वाली चीज सही है, ये फिर एमसीक्यू होगा। ये मैंने स्टार बनाया ना दोनों में। जी मैम। फिर एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि बताएं कि ये वाला तरीका सही है या ये वाला तरीका सही है, तो क्या कहेंगे आप? ये मैम जो सही है 100 वाला। 100 वाला, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यानी कि मैं ये नंबर 1 मेथड कह रही हूँ इसको, और इसको नंबर 2 कह रही हूँ। तो हम कहेंगे कि मेथड नंबर कौन सा सही है? 1 वाला सही है। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन यूं करने लगी थी कि ये तो सिर्फ हमने 2 ग्रुप्स के लिए देखा ना। अगर मेरे पास यूं 5-6 ग्रुप हो, उन 6 ग्रुप्स की एवरेजेस आपके पास आ गई हैं, तो आपसे कहा जाए कि अब इनकी एक ग्रैंड एवरेज कैलकुलेट करें, टोटल एवरेज, यानी टोटल नहीं कहना चाहिए, ग्रैंड एवरेज बताएं क्या होगी। तो हम यूं नहीं कर सकते कि x बार 1 प्लस x बार 2 और फिर उन सबको ऐड करके हम 6 एवरेजेस ऐड कर रहे हैं तो 6 पे डिवाइड कर दें। दिस प्रोसीजर इज इनकरेक्ट। हमें क्या करना होगा, उन 6 यानी ये कितनी ऑब्जर्वेशन का मीन है, हो सकता है कि ये 10 ऑब्जर्वेशंस का हो, ये 15 का हो, इसमें सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस ली हुई है। तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर अलग से लिखूंगी और यहाँ पर उनके सम्स लिखूंगी सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर फिर दूसरे वाले का सम लिखूंगी, यहाँ पर तीसरे वाले का सम लिखूंगी। एंड सो हमें सम्स लेने हैं न्यूमरेटर में, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पर सम्स लिए थे, ये वाले सम्स, ये वाले। इस तरीके को फॉलो करना है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इस तरीके को फॉलो नहीं करना। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। एक्सीलेंट। अगर आपने ये चीज याद रखी ना तो यू आर माशाल्लाह ब्रिलियंट। ये क्योंकि आगे तक बहुत चलेगा कॉन्सेप्ट, तो आपने इसको याद रखना। अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज मच इजियर। यहाँ पर देखें, ये आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है या फिर क्लासेस बनी हुई है? बस क्लासेस बनी हुई है। बस आपने इनकी बाउंड्रीज बनानी है, फिर आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके मीन कैलकुलेट करना है। और ये एक्सीलेंट, क्लासेस बनी हुई है। ये क्लासेस है ना, तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, मॉड किस किस को पता है कि क्या होता है मॉड? एनी आइडिया? मैम, जो मोस्ट वैल्यू होती है ना, जो मेरे पास डेटा में सबसे ज्यादा मर्तबा मुझे नजर आ रही है। यस मैम, ये आंसर सही कह रहा है। उसको हम मॉड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक मिनट का अटेंडेंस देख लूं। अभी तक भी 7 लोगों ने हमें, मेहरान हैं, अली इरफान 82 रोल नंबर, इरफान 082, फिर हैं उस्मान अफजल हैं, माहम सलाहुद्दीन है। एक्सक्यूज मी मैडम। जी मैम, सुलेमान फारूकी भी प्रेजेंट कर दें, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, मुझे ये बात
0061 तो हमारी क्लास में ही नहीं है, इनको ऐड किसने करवाया था? मैं ये रिमूव कर देती हूँ 0061। फिर है 60 and 57। 0067 भी हमारी क्लास में नहीं है, तो क्यों ऐड करवाया? और 0057 और माहम नहीं क्लास में। अगर इनमें से माहम है, मैं आपको बता देती हूँ, माहम सलेमान माजबीन है, मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, अली इरफान है और मेहरानुल हसन आपके क्लास फेलोज हैं। ये मैं खुद भी चेक कर लेती हूँ, अगर कोई इनमें से ऑनलाइन आया तो मुझे डू लेट मी नो, डाउनलोड भी कर लेती हूँ। तो हम फिर मॉड की तरफ प्रोसीड करते हैं। मॉड पे हम आ जाते हैं। तो ये उस्मान अफजल कह रहा है उसको ज्वाइन करने की ऑप्शन नहीं आ रही, उसे इनवाइट भेज दे। उस्मान अफजल जी मैम। उस्मान अफजल को अगर मैं देखती हूँ ना, तो मेरे इस सेक्शन में उस्मान अफजल का नाम ही नहीं लिखा हुआ। उसने फीस भी पे की होगी मैम, फिर रहने दें। स्पेलिंग डिफरेंट होगी। नहीं, मैंने रोल नंबर से भी रिकॉल किया है। 00 and 61 हाँ 0061 मेरे सेक्शन में नहीं है। मेरी भी पेमेंट मैं कौन हूँ? 0060। मैम एब्सेंटीज के एक बार फिर से नाम बोल दें। ये मैं बताती हूँ आपको। एब्सेंट्स हमारी क्लास में माहम सलाहुद्दीन है, मोहम्मद अब्दुल्ला, अली इरफान, मेहरानुल हसन। ठीक है, अब हम आते हैं मॉड की तरफ। अच्छा, मॉड जो है ना वो सबसे इनोसेंट है, इनोसेंट कहना चाहिए कैलकुलेशन वाइज। तो कैलकुलेशंस करते वक्त जो है ना, ये सबसे द मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ एवरेज आप कह लें कि इसको पढ़ना और समझना बहुत आसान है। जो मेरे पास डेटा में मैक्सिमम रिपीटिशन जिस चीज़ की होती है ना, समटाइम हम उसी पे बिलीव कर रहे होते हैं और हमें उसी पे बिलीव करना चाहिए। ये हमारे एनालिसिस की, हमारी टॉपिक की ये डिमांड होती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग शू साइजेस, मैं शू स्टोर ओपन करना चाहती हूँ, मैं जिस एरिया में शू स्टोर अपना ओपन कर रही हूँ ना, वहाँ पर मैं किस साइज में सबसे ज़्यादा जूते रखूँ, शूज़ सबसे ज़्यादा किस साइज में मैं रखूँ, मैं कैसे इसको कैलकुलेट करूँ, क्या करूँ? तो हम क्या करते हैं कि डेटा में शू साइजेस, फीट साइजेस ले रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिपीटिशन किस चीज़ की है, मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो जो शू साइज मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा होता है ना, मैं उस डिज़ाइन में उस साइज़ के शूज़ सबसे ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि डेफिनेटली जो इस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन लोगों की मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि कस्टमर जब हमारे पास आए तो वो कुछ ले कर ही जाए। सिर्फ इस वजह से वो चले जाएं कि उनके शू का साइज़ ही नहीं है यहाँ पर, तो ये अच्छी बात वो फील नहीं करते इस चीज़ को। तो उस पर वो, यानी इस सेगमेंट में, इस एरिया ऑफ रिसर्च में हम मॉड को यूज़ करेंगे कि मैक्सिमम रिपीटिशन जहाँ हमें नज़र आए हम उस चीज़ को
कंफर्म कर दें कि बस ये रिप्रेजेंटेटिव है इन वैल्यूज का. So this is called the mod. Third measure of location is the mod, sometimes called the model value. This is defined to be most frequently occurring value. ये आपने याद रखना है. अब आपके सामने ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये फर्स्ट वन. इसमें मुझे देखकर बताइए कि मैं क्या कहूँगी, क्या है मॉड इन वैल्यूज का. कौन बताएगा? मोहम्मद मेहदी हैं हमारे साथ. 61 मेहदी है हमारे साथ क्लास में. पता नहीं है तो सही वो, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं आ रहा कि ऑफलाइन हुए में. मेहदी हैं तो सही क्लास में. सर आंसर करें, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम. ओके तो कुछ लोग ऑनलाइन होके बस खामोशी से पता नहीं इधर उधर कहीं गए होते हैं. सो 61 आप लोगों ने सही जज किया है कि 61 इज द ओनली ऑब्जर्वेशन जो मेरे डेटा में ट्वाइस मौजूद है, बाकी सब एक एक दफा मौजूद है. अब यहाँ पर आप मुझे देखकर बताइए, ये सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज है. कोई मॉड बताएंगे आप, इसमें से क्या मॉड होगा? कोई भी नहीं मैम, इसमें नहीं है. सब ऑब्जर्वेशंस एक एक मर्तबा आई हुई है. इसका मतलब है जब सब ऑब्जर्वेशन इक्वल टाइम्स पे आ रही हैं तो मैं कह दूंगी कोई मॉड ही नहीं है. अब थर्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पर आप आ जाइए. यहाँ पर देखिए कि हम क्या बता सकते हैं. 49 61 68 49 and 61. तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकती हूँ कि 3 मॉड्स हैं यहाँ पे. जी मैम. हम करके एवरेज नहीं एवरेज नहीं करनी, हम 3 मॉड्स ही बताएंगे. ठीक है, आपने याद रखना है मैं अलग अलग आंसर दूंगी और 3 मॉड्स मैं बताऊंगी कि 49 है, 61 है एंड 68 है. हम मैं इसी तरह से आंसर्स बताऊंगी कि 3 मॉड्स हैं. इन 10 दफा मॉड आ जाए फिर 10 ही बताएंगे. हाँ 10 बताएंगे फिर. ऐसा ही है बिल्कुल. 10 टाइम्स का मतलब है आगे कि पीछे आ जाएं, यानी 49 3 बार हो और 68 2, मतलब तो इसका तो क्या? फिर मैं तो आसानी से देख सकूंगी ना कि सबसे ज्यादा मर्तबा कौन रिपीट हो रहा है. जो सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा है वही मॉड होगा. ओके मैम. ठीक है ना. ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन बॉक्सेस में लिखी होती है ये आपने इग्नोर नहीं करनी होती. दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो यूं ही आपकी बुक का ये पैटर्न है कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक ना वो बॉक्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं. द मॉड इज अ डेटा सेट. The mod of a data set is the value which occurs with the highest frequency. तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम पिक कर लें आप, वहां पर जहां सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आएगा ना बस उसी पे आपने मॉड ढूंढना है. फिर our data set can हम मैम अगर दो नंबर सेम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेम हो तो वही तो आपको बताया था ना कि जिस तरह यहाँ पर मेरे पास 2 ऑब्जर्वेशंस 3 बल्कि आ रही हैं. देखो 49 भी 2 टाइम्स है, 61 भी 2 टाइम्स है, 68 भी. तो तीनों ही के तीनों मॉड होंगे. इस डेटा के ना 3 मॉड्स यहाँ पर मौजूद हैं. तो आप तीनों ही आंसर बताने हैं अलग अलग. मॉड नंबर 1, मॉड नंबर 2 एंड मॉड नंबर 3. 3 ही बताएंगे हम. ठीक है. A data set has no mod if all the values have the same frequency. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 and 1, फिर मैंने लिखा 2 and 2, फिर 3 and 3 लिखा, 4 and 4, and then मैंने लिखा 5 and 5. तो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं हमारे साथ, 55 रोल नंबर हैं. अब्दुल्ला आप हैं यहाँ पे? मोहम्मद अब्दुल्ला रोल नंबर 55.
अब्दुल्ला भी नहीं है। पहले ऑनलाइन थे, अब ऑफलाइन हो गए हैं हम, पता नहीं क्यों। तो इस तरह तो आपकी अटेंडेंस परेशान करेगी आपको बच्चे, क्यों ना किया करें। फिर अटेंडेंस से ज़्यादा फिक्र आपको पढ़ाई की भी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर कौन बताएगा कि व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन? 1 2 3 4 मैं 1 2 3 4 5 नहीं होगा। सारे हैं मॉड। सारे मोड है। हाँ, मैं मुझे लगता है कोई मॉड नहीं है। नहीं है मैम, एक्सीलेंट, कोई नहीं है। वेरी गुड, कोई मोड ब्रिलियंट, माशाल्लाह। आपने याद रखा कि उन्होंने कहा है कि डेटा सेट हैज नो मॉड इफ ऑल द वैल्यूज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। जी एक्सीलेंट, मैम। वेरी गुड। मैं खुश हो गई हूँ कि आपने बिल्कुल सही समझा। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन में आपने स्ट्रेट अवे कह देना कि कोई मॉड है ही नहीं है, क्योंकि डेटा में यही ऑब्जर्वेशन है ना, बस 1 2 3 4 एंड 5, इसके अलावा आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो हर ऑब्जर्वेशन एक जैसी रिपीटिशन में है, कोई फर्क ही नहीं है, तो हम स्ट्रेट अवे कह देंगे कि इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का कोई भी मॉड नहीं है। क्लियर? द मॉडल क्लास फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द क्लास जब मेरे पास डेटा में सिर्फ ये देखे 1 2 3 4 5 और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, और हर ऑब्जर्वेशन एक ही तरह से रिपीट हो रही है। 1 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो हम कह देंगे कि कोई मॉड है। वैसे आप बताएं, जो मुझे कह रहे थे रिपीट करें, सोच के बताइए, मॉड है कोई यहाँ पे? नहीं नो मैम। तो यही डेटा ऑब्जर्वेशन थी और हर ऑब्जर्वेशन एक जैसी रिपीटिशन में है, तो स्ट्रेट अवे हम कह देंगे कोई मॉड ही नहीं है। वेरी गुड। सो मॉडल क्लास का मतलब होता है कि जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो जिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाइए, ये आपके पास इस कॉलम को आपने नोटिस करना है, इस वाले कॉलम को, ये फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम। इसमें बताइए कि कौन सा ग्रुप है जिसमें मॉड मौजूद है? 62 64। एक्सीलेंट, इस ग्रुप के अंदर मॉड मौजूद है, क्योंकि इस ग्रुप को मैं कहूंगी मॉडल ग्रुप। इस ग्रुप का हमने खास नाम रखा। वैल्यू बतानी होगी कि कौन सा नंबर है। अब ये तो हाँ, ग्रुप डेटा है, इसमें पता नहीं वेरी चल गुड। रहा। आप बताइए, मैं कैसे बताऊं इसमें से एग्जैक्ट क्या वैल्यू है? क्या करें हम इसके? डिवाइड करेंगे ये टोटल में से, उसमें इसका कैसे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो होता है, लेकिन आप लोगों के लिटरेचर में जितना आप लोगों ने नहीं, क्यूमुलेटिव नहीं है, आप लोगों को उन्होंने फॉर्मूला से कैलकुलेट करना सिखाया नहीं हुआ। तो ये होता है ना ग्राफ बना हुआ, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ। वैसे ये ग्रुप वाला तो नहीं है, अनग्रुप वाला ही है, लेकिन अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप नहीं है। मैं आपको ग्रुप वाला भी दिखाती हूँ। यहाँ से मुझे बताइए क्या है मॉड? ग्राफ को देखकर मुझे बताइए कि क्या है मॉड? 1 को क्यों कहा आपने? कोई रीजन एक बता दें। उनके 1 हर फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है 80 तक। एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप नोटिस करें ना तो इज द मैक्सिमम। इससे ज्यादा रिपीटिशन में कोई डेटा ऑब्जर्वेशन मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ ग्राफ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वैसे इन्होंने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली हुई है। आपको याद है ना इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम क्या कहते हैं? हम हिस्टोग्राम कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब आप जरा देखकर बताइए कि मैं क्या कहूँ कि मॉड क्या है? मैम थोड़ा सा पीछे रिव्यू कर दें। 60 to 65 जो वैल्यू है वो हमारे पास मॉड आ रही है, इस ग्रुप में मौजूद है। सो ये वाला ग्रुप मेरा जो होगा ना, ये मॉड ग्रुप होगा। एग्जैक्टली। तो फिर मेरे पास एक प्रोसीजर था जिसमें फ्रीक्वेंसी कर्व हम बनाते थे, यूं ना फ्री हैंड से यूं ज्वाइन कर देते थे। फिर आपने उसके बाद यूं कर्व बना लेना और यहाँ पर मैक्सिमम पीक पर पहुंच के यहाँ से लाइन ड्रॉ करके
कि मेरी लाइन कितनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है। तो स्केल पर आके ना आपने यहाँ से यूं वैल्यू पिक कर लेनी है कि अंदाजन जो हमने स्केल चुना हुआ है उस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा। ये सब अप्रॉक्सीमेशन होती है, अंदाजन होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये वाला अंदाज़ा रियलिटी के बहुत क्लोजर होगा क्योंकि मैं ग्राफ में से इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ। स्केल की वजह से सिर्फ हम अंदाजन कह देते हैं कि ये स्केल, अगर मैं इसको जूम इन करके अगर आप देखें ना तो फिर आप मेरे ख्याल से सही पढ़ सकेंगे कि ये क्या वैल्यू होगी जो मॉड होगी। तो आप लोगों के एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपके सिलेबस में ना इसका मॉड का और मीडियन का फॉर्मूला उन्होंने नहीं सिखाया हुआ, लेकिन असल में फॉर्मूला होता है। सो आपने याद रखना है कि आपके सिलेबस में हम मज़ीद आगे वो फार्मूला स्टडी नहीं करते हैं। जो इस तरह की सिचुएशन में एक अकेली वैल्यू आपको आंसर पता चले वो हम नहीं कर सकते। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का आपको उन्होंने अलग से प्रोसीजर नहीं सिखाया हुआ, बस आपने ये याद रखना है। लेकिन ग्राफ में से आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। इस चैप्टर का ना एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, वो मैं आज नहीं करवाऊंगी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, सिमेट्रिकल और स्क्यूनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ इन ग्राफ की ये लेफ्ट साइड को आप एक मरतबा रीड ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन सिमेट्री और स्क्यूनेस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेसन में करेंगे। ठीक है, ओके मैम। मैम थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में बता दें। जी जी पूछिए, जरूर पूछिए। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं लगी, वीडियो देखी है वहाँ से भी। उसकी वजह क्या है, क्यों समझ नहीं आई? मैम मैंने पहले वाले लेक्चर नहीं सुने थे, लिए थे। ऐसा हो सकता है वकार कि आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो उसको कहीं देखें, सुने, डाउनलोड करें। मैम नहीं हो रही, मैंने वो सुनी है, हर 5 सेकंड बाद रुक जाती है, 10 मिनट तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। मैंने डाउनलोड की हुई। आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। जी मैम, डाउनलोड किए हुए हैं, बस 10 मिनट चलते हैं पहले। नहीं, वो पूरी डाउनलोड नहीं होती, इसलिए 10 मिनट चलता है। ये भी इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज में हम कंसीडर करेंगे। अगर मैं डाउनलोड करके किसी लिंक पे भी रखूँ ना, तो डाउनलोड करके मैं यहाँ अपलोड भी करूँ तो आपको वो वापस अपने पास डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ही वो प्ले होगी। मैम अगर लिंक मेरे वहाँ डाउनलोड नहीं हो रही, जितनी डाउनलोड होती है तो वही चलती है। टीम्स बहुत स्लो डाउनलोड करता है। हम में से किसी के पास है, वो किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी हमारी क्लास में कि वो रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड करके रख देगा? डाउनलोड तो किया है, लेकिन वापस इसको शेयर करेंगे तो फिर इसके पास डाउनलोड नहीं होगी क्योंकि उसका इंटरनेट नहीं आता। मैं वही बात बता रही हूँ, ये इशू जो है ना वो इंटरनेट रिलेटेड है। हम YouTube पे अपलोड कर दे, डाउनलोड करके। आप कर सकते हैं इस तरह से कि YouTube पे अपलोड कर दें। यस मैम, कर सकते हैं। यार डाउनलोड हो जाए तो YouTube पे अपलोड हो जाएगी। आप में से ना कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम माशाल्लाह से क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 42। जिसने आइडिया दिया है ना, यही भाई कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत भी नहीं है कि हम उन लोगों के लिए हेल्प करते हैं कि आप प्लीज करके मुझे बताना है, क्योंकि हमारी क्लास में सीआर कौन है? कोई नहीं है। चलो 0057 प्रेजेंट है। 0057 प्रेजेंट है। मैम मलिक यूसुफ। यस मैम। जल्दी से बता दें और कौन प्रेजेंट है? मैम सारे प्रेजेंट कर दें। सबको कर दूं? जी मैम, उनका भला हो जाएगा। वेरी गुड, सजेशन तो आपने अच्छी दी है, लेकिन आप उनको उनका भला करवाने के लिए उनको समझाएं कि आके क्लास लिया करें। फिर इस तरह बड़ी मुश्किल होती है, क्लास स्किप हो गई अगर जी मैम, पहली, फिर वो हमें नहीं समझ आता बाद में। अच्छा चलें, टू द पॉइंट हम रहते हैं। मुझे बताइए हमारी क्लास में कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वीडियोस डाउनलोड करता चला जाए और कहीं अपलोड करते जाए? मैं ट्राई करूंगा। कॉपीराइट दे देना, फिर मैं YouTube पे अपलोड करता हूं। मैम शुरू से देखिए, पहला नाम ही कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। नहीं आएगा।
कॉपीराइट का इशू नहीं आता है, लेकिन सिर्फ नहीं यू नीड आएगा, टू। ये अपनी कोशिश होगी ना। कौन करेगा हम में से? मैं कर दूंगा। मैं कौन? तजम्मल तजम्मल। जी मैम। तजम्मल आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं ना, तो ये जी मैम कर सकता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपने मैम, याद रखना है, मैं भी अपने पास नोटिस में रखती हूँ, क्योंकि ये वाकई सब लोगों के लिए आसानी क्रिएट होगी। वैसे पहले ये आईटी के एंड से भी प्रॉब्लम आ रही है। जब पहली मर्तबा ऑनलाइन हुआ था ना सेशन, तब ये मसला नहीं आता था। अब मे भी ओवरलोड हो चुका हुआ बहुत, तो अब ये मसला आता है। तो ये हमारे सबके लिए बहुत आपका ये अच्छा काम होगा। सदका जारिया कह देना चाहिए इसको। तो आप एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर कोई हर्डल आती है ना, तो डू शेयर विद मी, मैं फिर खुद कोशिश करूं, लेकिन असल में टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप करते हैं तो इट वुड बी अ ग्रेट है। आप करके ना एक मर्तबा तजर्बा करें और फिर हमें बताएं कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। मैम क्विज कब होगा? क्विज मैं वेट कर रही थी कि आप सब लोगों की असाइनमेंट्स आ जाएं, मैं असाइनमेंट चेक करूँ और फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया हो के, क्योंकि क्विज के मार्क्स जो है ना वो स्ट्रेट हमारे पास जा रहे होते हैं पोर्टल पे, तो मैं उनको चेंज नहीं ना कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें सब्जेक्ट समझ आना शुरू हो गया है, हमारी ग्रिप माशाल्लाह अच्छी हो गई है, तो फिर हम क्विज रख लेते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक में रख लें क्विज? मैम आप असाइनमेंट चेक कर लेना ताकि हमें पता लग जाए हमने ठीक किया है कि नहीं, फिर क्विज एग्जैक्टली दैट वाज द पॉइंट इन माय माइंड। तो मैं आज आप लोगों को आज का दिन मैंने दिया था असाइनमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं टीम्स पे चैट ऑप्शन पे असाइनमेंट्स में नहीं ले सकती हूँ। वहां पर ही अगर मेरे पास 40-45 असाइनमेंट्स आ गई ना, तो मेरे लिए चेक करना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहेगा। कोई मुझे असाइनमेंट सेंड नहीं कर रहा। असाइनमेंट सेंड नहीं कर रहा क्या मतलब? सॉल्व सॉल्यूशन वही तो आपने खुद करना है बेटे। असाइनमेंट को आपने खुद से करना है। आप लोग आपने टर्न इन करना है उसको। मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया है, आज का पूरा दिन आपके पास है। जिन लोगों ने अगर चैट ऑप्शन पर भेजी थी ना, समझने की कोशिश करें बच्चे, क्लासेस फिर मिस नहीं ना करते। वी आर रिस्पांसिबल। कल से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। कोई नेट का इशू होता है, आज ही सही हुआ ना। चलो आज सही हुआ ना, तो आज जरा इस पे एफर्ट करने की कोशिश करें। मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। आपका रोल नंबर क्या है? 0013। वकार नजीर है हमारे साथ। 0013 वकार, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन टर्न इन आपने टीम्स पे ही करना है ये काम। ओके, मैं या तो उसको शॉर्ट वीडियो या फिर उसकी पिक्चर्स आपको भेजती हूँ, लेकिन करनी आपने अपने हाथ से खुद है, तो फिर उसको अपलोड करना टीम्स पे, ठीक है? यस, थैंक यू। देखते हैं फिर इसको। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं। तो फिर ये आपकी असाइनमेंट्स मुझे